जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, यहाँ पे ज़ेउफेन और जो मिस जिन है दोनों उस केव के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ज़ेउफेन अपने पुराने साथी को देख पाता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ शाओहान यहाँ पे जैसे तैसे करके ताओइस्ट मास्टर की जान बचा लेती है। अभी यहाँ पे तभी उसका सामना घोस्ट मास्टर से भी हो जाता है, जो कि उसे अपने एज अ डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं। साथ ही उसे एक इविल ऑब्जेक्ट भी देते हैं और उसे एक मैनुअल भी देते हैं कि जिसके जरिए से वो घोस्ट पैथ की जो आगे की जितने भी टेक्निक्स है उन्हें आगे चल के परफॉर्म कर पाए। अब कोई दूसरी तरफ बीस्ट गॉड के पास्ट के बारे में भी हमें पता चलता है। साथ ही शाओ पेई जो कि उसके साथ मौजूद थी, उसे भी ये जान के हैरानी होती है कि बीस्ट गॉड का पैथ कितना ज्यादा ट्रेजेडिक था। जिसके बाद ज़ेउफेन और जो मिस जिन है ये दोनों उस डिमोनिक केव के और ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं, एग्जैक्टली वही जगह पर जहाँ पर की द ग्रेट समनिस्ट यानी कि लिंग लोंग का स्टैचू मौजूद है। और अब एपिसोड के स्टार्टिंग में ही सबसे पहले हमें मिस जिन को दिखाया जाता है जो कि ज़ेउफेन के साथ केव के काफी इनर एरिया में पहुंच चुकी थी और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अंधेरा था। तभी वो सामने की तरफ पॉइंट आउट करते हुए बताने लगती है कि जो डीमन सप्रेसिंग एंशिएंट केव है वो यही है, और जब मैंने पहली बार उस काले कपड़े पहने हुए इंसान को ट्रैक किया था ना, तो तब मैं यहीं तक आई थी और यहाँ से मैंने इवन के बीस्ट गॉड तक को भी देखा था। अब यहाँ पे ज़ेउफेन ये सुनते साथ ही अपने मंकी के साथ आगे बढ़ा चला जाता है, जहाँ पर कि ज़ेउफेन को वो जायंट सा स्टैचू भी नजर आता है, जिसे देखकर एक पल के लिए वो ठहर जाता है और फिर उसके करीब जाकर उसे टच करने वाला था, लेकिन तभी मिस जिन उसके कंधे पे हाथ रखते हुए उसे रोक लेती है। अभी यार गाइस, ज़ेउफेन को आदत थोड़ी है कि कोई उसके ऐसे टच करे और उसे रोके, तो वो कहने लगता है कि आखिर ये तुम क्या कर रही हो, जिस पे वो कहने लगती है कि क्या तुम्हारी मदद कर रही हो और क्या, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि ये स्टैचू कितना ज्यादा खतरनाक है, फिर भी तुम इसके करीब इतना केयरलेस होके जा रहे हो, तुम्हें पता है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब ज़ेउफेन तो रुक चुका था, लेकिन जो शाओ हुई है ना भाई, उसके अंदर अजीब ही चुल मचती है और वो उछलते हुए जाकर सीधा उस स्टैचू के सिर पे जाके सवार हो जाता है। यहाँ पे वो स्टैचू यानी कि मिस लिंग लोंग का ये जो स्टैचू है उसके ऊपर वो ऐसे बैठ जाता है कि जैसे कि वो भाई इसे बहुत सालों से जानता हो और काफी ज्यादा फेमिलियर हो। अब तभी यहाँ पे ज़ेउफेन जैसे ही खतरे को भांपता है ना, तो वो कहने लगता है कि शाओ हुई वापस आओ। यहाँ पे शाओ हुई जैसे इसकी बात सुनता है तो वो थोड़ी देर तक उसे देखने लगता है और उसे घूरने के बाद अचानक से वो उसके पास वापस भी चला जाता है। अब तभी ज़ेउफेन उस स्टैचू के और ज्यादा करीब जाने लगता है, जिसमें ज़ेउफेन बताने लगता है कि मैं फील कर पा रहा हूँ कि इससे पहले यहाँ पे क्या हुआ होगा, जो लोग यहाँ पे आए होंगे वो उस वक्त कैसी सिचुएशन में होंगे, क्या फील कर रहे होंगे, ये सब कुछ मैं फील कर पा रहा हूँ। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो कुछ भी वहाँ पे हुआ होगा वो इस लायक तो था कि उसे रिस्पेक्ट दिया जाए। अब तभी वो स्टैचू को रिस्पेक्ट देते हुए यहाँ से मुड़ के जाने लगता है और वो भी उस केव की तरफ जिसके अंदर से काफी टेरिफाइंग ऑरा बाहर निकल रही थी। अब तभी उसे जाता हुआ देखकर मिस जिन कहने लगती है कि क्या हुआ, इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो? लगता है कि मैंने तुम्हें बताया नहीं कि जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पे आई थी ना, तो यहाँ पर मैंने भी अंदर जाने की कोशिश की। अब इससे पहले कि वो अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर पाती, अचानक से एक आवाज उस केव से बाहर निकलती है जो कि काफी ज्यादा टेरिफाइंग थी और वो कहने लगता है कि आखिर वो कौन है जो कि अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे दोनों वहीं रुक चुके थे। अब तभी इनके सामने एक फेयर स्प्रिट अपीयर हो जाता है, जो कि आते साथ ही भाई यहाँ पे अपनी किलिंग इंटेंट को पेश कराते हुए कहने लगता है कि कान खोल के सुन लो, अब तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा बाहर नहीं निकल सकता, मैं तुम में से एक एक को मसल के रख दूंगा। अब तुम्हें यहाँ पे उसे देखते साथ ही मिस जिन बताने लगती है कि चलो ठीक है, तुमने इसे देख लिया, हाँ ये वही फेयर स्प्रिट है जिसके बारे में मैं तुम्हें बताने वाली थी, जिसके पास अकल नाम की चीज तो है ही नहीं और ये बस स्टैचू के आसपास जिसे भी देखता है उसे बस मारने को जाता है। अब तभी यहाँ पे वो जो फेयर स्प्रिट है वो कहने लगता है कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ हमारी मिस के आसपास भटकने की भी, अब तुम लोग मारे जाओगे क्योंकि तुम सबके सब इंट्रूडर्स हो। अब ये कहते साथ ही वो अपनी ऑरा को रिवील करते हुए उनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी ज़ेउफेन भी अपनी स्टिक को निकाल कर सीधा उसके आगे कर देता है, जहाँ दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और इतना जबरदस्त इम्पैक्ट रिलीज होता है कि आसपास की जो बाकी के माउंटेन रेंज थे ना वहां तक की आवाज गूंज उठती है। तभी यहाँ पे अचानक से वो जो फेयर स्प्रिट था वो काफी पीछे तक धकेला जाता है। इवन की मिस जिन जो की मिस लिंग लोंग के स्टैचू के पीछे जाके छिप चुकी थी, वो यहाँ पर डरते डराते उससे कहने लगती है कि ज़ेउफेन एक बात अच्छे से जान लो, ये फेयर स्प्रिट बहुत ज्यादा खतरनाक है, इससे डील करना आसान नहीं है। मतलब यंग मास्टर मैं आपसे बात कर रही हूँ। अब तभी यहाँ पे ज़ेउफेन उसकी बात सुनता ही है कि तभी हम देख पाते हैं कि इस केव के अंदर से वो फेयर स्प्रिट काफी तेजी से बाहर निकलता है और आते साथ ही ज़ेउफेन के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से हमला कर देता है, लेकिन ज़ेउफेन सबसे पहले तो अपने वेपन को गायब करता है और अपने हैंड में अपनी तीनों पैथ की पावर्स को कंबाइन करते हुए सीधा उसके पीछे जाकर उसके बैक के ऊपर एक पाम अटैक कर देता है। साथ ही नीचे एक फॉर्मेशन भी सेट कर चुका था वो, जिसके चलते सबसे पहले वो उसकी ऑरा को सप्रेस करके उसे वहीं पे नॉकआउट कर देता है और फिर यहाँ पे अपनी ताओइस्ट पावर का यूज करते हुए वो उसे चारों ओर से बाइंड कर लेता है और अपने इशारों से हवा में उछालते हुए उसे कहने लगता है कि हाँ अब तो मेरे सवाल का जवाब दो। तभी पीछे से मिस जिन भी यहाँ पे आने लगती है और ज़ेउफेन उससे कहने लगता है कि क्या तुम वही हो जिसने की उस वक्त सब कुछ अपनी आंखों से विटनेस किया, क्या तुम वही हो जिसने की शैमनेस लिंग लोंग को फॉलो किया था, तब वहां तक फॉलो किया जहाँ तक आज तक कोई कर भी नहीं पाया, 100,000 माउंटेन्स के डीप में। बिल्कुल यहाँ पे वो थोड़ा सा कतराता है और ज़ेउफेन कहने लगता है कि क्या तुम वन ऑफ द 7 वॉरियर में से एक ब्लैक टाइगर हो। यहाँ पे जैसे ब्लैक टाइगर का नाम मिस जिन सुनती है ना, तो वो ज़ेउफेन की ओर देखने लगती है। तभी वो बंदा
यानी कि फियर स्पिरिट वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम आखिर तुम हो कौन। यहाँ पे ज़ेफन उसकी इस बात को सुनकर सबसे पहले उसे रिलीज करता है, उसे अपने सामने रखता है और फिर उसे कहने लगता है कि जो लोग उस डीमन सीलिंग केव के अंदर उसे फॉलो करते हुए गए थे ना, इवेंचुअली उनमें से 5 लोग सही सलामत वापस आ गए थे, लेकिन जो 2 भाई जिन्होंने कि लिंगलोंग को फॉलो किया था वो लोग तब से लापता है और उनकी आज तक कोई खबर नहीं मिली, जिनके नाम है हेयू और हेमू। ये वो 2 वॉरियर्स है जिनकी तलाश अभी भी उनके अपने करते हैं, लेकिन ये कभी लौट के वापस आ ही नहीं पाए। अब यहाँ पे ये बात सुनकर ना या फिर वो फियर स्पिरिट थोड़ी देर के लिए चुप हो चुका था। अब तभी यहाँ पे उसके एक्सप्रेशन को देखकर जो ज़ेओफेन है वो समझ आता है कि हाँ तीर सही जगह लगा है, और फिर वो कहने लगता है कि लेजेंड्स का कहना है कि जो एल्डर ब्रदर है यानी कि हेयू वो काफी ज्यादा लॉयल और बहुत ज्यादा बहादुर था, और अब जब मैं तुम्हें देख रहा हूँ जिस कदर तुम उस स्टैचू के प्रति इतनी ज्यादा ब्रेवरी के साथ मेरा सामना कर रहे हो, इतने ज्यादा लॉयल्टी के साथ अभी भी उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से मेरा अंदाजा सही लग रहा है, क्योंकि एक फियर स्पिरिट बनने के बावजूद भी तुम्हारे अंदर कोई रिग्रेट्स नहीं है और फिर भी तुम अपने दिलो जान से उसे प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हो, जैसे कि एक कमांड जो कि तुम्हारी सोल तक फिट हो चुका है। और अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो तुम ही वो हेयू हो, क्यों है ना, मैंने सही कहा ना। अब यहाँ पे ज़ेओफेन की बात सुन के हेयू बिल्कुल खामोश हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि उसका अंदाजा बिल्कुल सही लगा है। अब तभी ज़ेओफेन आगे बताने लगता है कि आज भी जो साउथर्न बॉर्डर रीजन है ना, वहाँ पर वो क्लैन के जितने डिसेंडेंट्स है उनके बीच आज भी कुछ ऐसे लोग मौजूद है जिन्होंने की तुम्हें अपने अंदर जिंदा रखा है, तुम्हारी बात होती है, तुम्हारी चर्चाएं उनके बीच होती है। अब तभी ये सुनते साथ ही हेयू चिल्ला उठता है, वो कहने लगता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने सालों बाद भी कोई भी हमारी लीडरशिप और हमें याद रखेगा। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और तुमने मुझे ये बात बताई इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं अच्छा सा जानता हूँ कि तुम लोगों ने इतनी जहमत करके बस मुझे यहाँ पर ये बात बताने के लिए तो नहीं आए होगे, कोई और बात है ना। ज़ेओफेन बिल्कुल डेड एक्सप्रेशन के साथ उसकी तरफ देखकर आंखों में आंखें डाल के कहता है कि मैं यहाँ पर बीस्ट गॉड को एलिमिनेट करने के लिए आया हूँ। ये सुनकर वो भी हैरान था और हेयू कहने लगता है कि क्या सिर्फ तुम दोनों। यहाँ पे तभी ज़ेओफेन उसकी आंखों में आंखें डाल के वापस से कहता है कि हाँ कोई शक। अब ये सुनकर वो कहने लगता है कि मैं समझ गया कि तुम्हारे आने के पीछे का मकसद क्या है, और हाँ तुम सही हो, वो अभी भी डीमन सीलिंग केव के अंदर ही मौजूद है। ये सुनकर मिस जिन भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसके पास जाने लगती है। तभी हेयू उनकी तरफ देखता है और कहने लगता है कि एक बात मैं मानता हूँ कि हमने वो काम अधूरा छोड़ दिया जो कि हमारे मास्टर ने हम पे सौंपा था, वो आखिरी मिशन, और ये सब कुछ बस उस इंसान की वजह से हुआ है। उसकी वजह से ही मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। मुझे उसकी बात कभी सुनना ही नहीं चाहिए था, ना मैं सुनता और ना ह्यूमन लाइफ के ऊपर इतना बड़ा खतरा कभी आ पाता। वो काफी ज्यादा उदासी के साथ कहने लगता है कि तुम्हारे आने से पहले मैं सारी उम्मीदें खो चुका था कि शायद अब इस दुनिया में कोई भी नहीं बचा जो कि उसे रोकने की हिम्मत करेगा, और ना ही कोई उसे रोक सकता है, क्योंकि इस मॉन्स्टर को रोकने जितनी ताकत किसी में भी नहीं। और कुछ अर्से पहले ही वो काफी जख्मी हालत में यहाँ आया है, और जिसका मतलब ये है कि सेंट्रल प्लेन्स में अभी भी कुछ ऐसे एक्सेप्शनल लोग मौजूद है जो कि उसे इस कदर जख्मी कर सकते हैं। यकीन नहीं हो रहा कि आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि इस कदर उसे चोटिल कर सकते हैं। सच में मैं उन लोगों से मिलना चाहता हूँ। ये कहते हुए अब सीधा वो ज़ेओफेन की तरफ देखकर कहने लगता है कि तुम भी सेंट्रल प्लेन से ही यहाँ पे आए हो, जो शायद तुम भी उन्हीं में से एक हो। अब यहाँ जो खोई हुई उम्मीद थी ना, वो उसकी आंखों में वापस से नजर आने लगती है, और वो यहाँ पे लिंगलोंग के स्टैचू को देखकर कहने लगता है कि मैं लेडी शायद हजारों साल पुरानी जो आपकी इच्छा रही है, शायद अब उसे पूरा करने का वक्त आ चुका है, इस बार शायद ये पूरी भी हो जाए। अब यहाँ पे वो ज़ेओफेन और मिस जिन का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि मैं नहीं जानता कि आउटकम क्या निकलेगा, लेकिन हमारी लीडरशिप की तरफ से मैं तुम दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अब ये कहते हुए वो उनके रास्ते से हट जाता है और अंदर जाने का रास्ता ओपन कर देता है, जिसके चलते ज़ेओफेन और मिस जिन अंदर जाने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पीछे से जो फियर स्पिरिट है ही हुआ है वो कहने लगता है कि वैसे मैं एक बात बताना भूल गया कि इस बार बीस्ट गॉड अकेला यहाँ नहीं आया है, बल्कि माउंटेन में वो अपने साथ एक काफी खतरनाक बीस्ट ताओतेई को भी लाया है। ये सुनकर ज़ेओफेन और मिस जिन आगे जाने लगते हैं, पर तभी वो बताने लगता है कि हाँ एक और डीमन जिसकी कल्टीवेशन भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है वो भी उसके साथ आई है। अब ये सुनकर ज़ेओफेन थोड़ी देर रुक जाता है और तभी वो आगे बताने लगता है कि उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों अपना खास ख्याल रखोगे, जिस पे ज़ेओफेन और मिस जिन उसे हाँ में जवाब देते हुए चले जाते हैं। तभी यहाँ इनके जाने के बाद हम मिस लिंगलोंग के पीछे से एक बंदे को देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस था, और वो कहने लगता है कि मलेडी चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। अब तभी सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ ज़ेओफेन के उसी ओल्ड कॉमरेड को देख पाते हैं जिसे कि उसने यहाँ पे बिल्कुल कंसील करके दुनिया से छिपा कर यहाँ पे छोड़ दिया था। अब यहाँ पे वो खुद को देख ही रहा था कि तभी दो लोग यहाँ पे बात करते हुए गुजर रहे थे, और वो कहने लगते हैं कि वहाँ पर जाके हमारा सबसे पहला मिशन यही है कि हमें उस ताओतेई को पकड़ के वापस लाना होगा। बाकी सारी चीजें इंतजार कर सकती है, लेकिन ये काम हमें सबसे पहले अंजाम देना होगा, और ये हमारे सेक्ट मास्टर की बहुत पुरानी इच्छा है। जिसके बाद वो अपने सेकंड ब्रदर से पूछने लगता है कि बताओ तुम क्या सोचते हो। अब यहाँ सेकंड ब्रदर जिसका नाम बाई हू है और जो फर्स्ट ब्रदर जिसका नाम शियानबू है, ये दोनों असल में घोस्ट किंग सेक्ट से बिलोंग करते हैं। तभी बाई हू कहने लगता है कि पर वो पर्सन और जो बीस्ट गॉड अगर ये दोनों बहुत बुरी तरीके से जख्मी हुए तो फिर तुम इस सिचुएशन का फायदा भी उठा सकते हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि जो सेक्ट मास्टर है वो भी ज्यादा माइंड नहीं करेंगे इस बात को। अब ये लोग बेसिकली ज़ेओफेन के खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे। अब तभी यहाँ पे ये सुनते साथ ही जो ज़ेओफेन का कॉमरेड वो कहने लगता
जाता है कि क्या पर कैसे, आखिर ये हमारे डिप्टी सेक्ट मास्टर के खिलाफ ऐसी प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे उसे याद आता है कि कैसे ज़ाओफेन ने उसे कहा था कि तुम्हें कोई भी स्पेल का यूज नहीं करना है वरना तुम्हारी ऑरा यहाँ पे रिवील हो जाएगी और वापस से तुम पे हमले होंगे। तभी वो उस फॉर्मेशन को ब्रेक करके बाहर निकलने लगता है क्योंकि उसे हर हाल में ज़ाओफेन को सारी बात जो बतानी थी। अब वो रेंगते हुए बाहर आता है लेकिन यहाँ बेचारी की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। तभी उसकी ऑरा रिवील हो जाने के चलते बाई हो और जियान वो दोनों भाई उसे घूरते हुए उसके पास आ जाते हैं और बाई हो कहने लगता है कि जरा देखो तो यहाँ पर एक चूहा छिपा हुआ था और उसने हमारी सारी बातें सुन ली है। अब तभी यहाँ पे एक जोरदार हमला हो जाता है और अगले पल सीन शिफ्ट होता है और हमें घने जंगल के अंदर जियो और बाकी सारे लोगों को दिखाया जाता है जहाँ फेंगशन वैली के बाकी दोनों बंदे भी यहाँ इनके साथ इसी गुफा में आए हुए थे और यहाँ पे जियो से ये लोग बातचीत कर रहे थे कि जो तुम्हारे सेक्ट की जो सीनियर सिस्टर वेनमिन है वो इतनी जल्दबाजी में किंगयन की तरफ क्यों गई होगी। जिसपे सीनियर ब्रदर बताने लगता है कि असल में जो सीनियर सिस्टर वेनमिन है उसके पास कुछ अर्जेंट काम आ गया था, इसी के चलते उनके पास कोई और चॉइस नहीं था, इसी के चलते उन्हें जल्द से जल्द वापस जाना पड़ा। यहाँ पर तभी पास्ट का में सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये तीनों डिसाइपल जिसमें की जियो भी मौजूद थी, ये तीनों जब फेंगशन वैली के मास्टर यानी कि फेनलैन से बात कर रहे थे तो इनसे उन्हें पता चला था कि लोगों के बीच ये अफवाह तेजी से फैल रही है कि असल में जो किंगयन सेक्ट का जो ट्रेजर है ना ज़ोशियान स्वॉर्ड वो असल में टूट चुकी है। तो बताओ क्या ये बात सच है। ये सुनकर भाई तीनों की सांसें वही ठहर जाती है और फिर तीनों आपस में डिस्कशन करते हैं और ये लोग बताने लगते हैं कि यकीन नहीं हो रहा कि ज़ोशियान स्वॉर्ड के टूटने की खबर इस हद तक साउथर्न बॉर्डर तक पहुंच चुकी है और वो भी इतनी जल्दी। और इसी के चलते सीनियर सिस्टर ने डिसाइड किया कि वो जल्द से जल्द वापस जाएगी सेक्ट में और जाके इस मैटर के बारे में एल्डर्स को बताएगी ताकि आगे आने वाली जो भी सिचुएशन होगी उसके लिए हम पहले से तैयार हो सके। अब तभी यहाँ पे जियो को कुछ सुराग मिलता है, कुछ लोगों के फुटप्रिंट्स, और जैसे वो देखती है तो वो समझ आती है कि यहाँ पर कुछ देर पहले कुछ लोग तो आए थे और वो बाकी सबको भी ये बात बता देती है। अब सीनियर ब्रदर कहने लगता है कि मेरे ख्याल से ये लोग बाकी सारे कल्टीवेटर्स होंगे जो कि बीस्ट गॉड को ट्रैक कर रहे हैं। जिससे फेंगशन वैली के जो दोनों डिसाइपल्स आए हुए थे ना वो दोनों थोड़े से सरप्राइज हो जाते हैं। तभी उनमें से कहने लगता है कि पर ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि बीस्ट गॉड का अता पता बाकी सारे लोगों से हमेशा छिपाया गया है और इसके बारे में सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है जिनमें कि अब तुम भी शामिल हो चुके हो। तो आखिर हमारे अलावा किसी और को इसके बारे में कैसे पता हो सकता है। तो दूसरे कल्टीवेटर्स कैसे ढूंढने आ सकते हैं। सिर्फ दो ही सेक्टर के जो मेन डिसाइपल्स हैं उन्हीं को इस बारे में पता है। जिस पर सीनियर ब्रदर जेंग कहने लगता है कि पर ऐसा क्यों। जिस पे वो कहने लगता है कि क्यों से आपका क्या मतलब है, क्या आप समझ नहीं पा रहे हो। इस वक्त बीस्ट गॉड बहुत ज्यादा जख्मी है और कोई भी आकर उसे मारकर सारा का सारा क्रेडिट अपने सिर ले सकता है। तो फिर ये किंगयन सेक्टर फेंगशन वैली दोनों के लिए बहुत ज्यादा शर्मनाक होगा क्योंकि हमने उसे इतना सब कुछ दांव पे लगाकर जख्मी किया था। वो खूनी बैटल हमने लड़ी जिसके बाद कहीं जाकर वो इतनी बुरी तरीके से जख्मी हुआ और अब कोई इजीली आकर जब उसे मार देगा तो सारा का सारा क्रेडिट उनके पास चला जाएगा और हम हंसी के पात्र बन जाएंगे। लोग ये नहीं देखेंगे कि बैकग्राउंड में मेहनत किसने की थी, उन्हें तो बस रिजल्ट से मतलब होता है। अब ये सुनते साथ ही इमीडिएटली वो एक गंदे पे हाथ रखता है और कहने लगता है कि वेल मानना पड़ेगा सीनियर ब्रदरली। वो कहते हैं ना दो तेज दिमाग हमेशा सेम सोचते हैं और क्या बेहतरीन सोचा है। मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। लेकिन जियो को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि इस वक्त बीस्ट गॉड का मारा जाना ज्यादा जरूरी है। तभी यहाँ पे जो जेंग है वो कहने लगता है कि वैसे इस वक्त तो सबसे पहले हमें उसे निपटाने के बारे में सोचना होगा। तो चलो पता लगाते हैं कि आखिर ये जो ट्रेसेस हैं ये हमें किस एंड तक ले जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पे सीनियर ब्रदर जेंग और ली दोनों एक दूसरे को आंखों आंखों में इशारा करते हैं। जिसके बाद सीधा वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पे जो जियो थी ना उससे यहाँ पे सीनियर ब्रदर कहने लगते हैं वैसे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे सिर्फ मैं ही अकेला हूँ या फिर तुम भी वही सोचती हो कि जो फेंगशन वैली के मास्टर युनलन है उनके मोटिव्स कुछ और ही है। पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ज़ोशियन स्वॉर्ड के डैमेज होने की खबर उस तक कैसे पहुंची। पर उससे भी बड़ा सवाल ये कि आखिर अगर उन्हें पता भी है तो इसका जिक्र उन्होंने हम तीनों के सामने क्यों किया। हम लोग जो कि उनके आगे बिल्कुल जूनियर्स है तो हमारे जैसे जूनियर्स के आगे इतने इंपॉर्टेंट मैटर को ऐसे ओपनली डिस्कस करना क्या ये सही था। तभी यहाँ पे जियो बताने लगती है कि मेरे ख्याल से शायद वो किंगयन सेक्ट के जो हमारे एल्डर्स हैं उन तक अपना पैगाम पहुंचाना चाहता है कि फेंगशन वैली अब किंगयन सेक्ट से बिल्कुल भी नहीं डरता क्योंकि हमारी जो द ग्रेट ट्रेजरी स्वॉर्ड है वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। अब ये कहते हुए वो आगे बढ़ जाती है और कहती है कि हमें जल्द से जल्द उन फुटप्रिंट्स का पता लगाना होगा। अब सीनियर ब्रदर यहाँ पे थोड़ा सोच में पड़ जाता है और कहने लगता है कि जो कुछ भी यहाँ पे लीशन ने बताया है ना अगर वो वाकई में सच है तो मेरे ख्याल से ये सारे जो फुटप्रिंट्स है ये सारे के सारे असल में डिमोनिक फैक्शन से बिलोंग करते होंगे। जो डिमोनिक सेक्ट के लोग हैं उन्हीं लोगों ने शायद यहाँ पे चहलकदमी की होगी। जिस पे जियो कहने लगती है कि पर ऐसा क्यों। जिस पे वो बताने लगता है कि अगर मेरी बात पे यकीन नहीं तो जरा खुद दिमाग लगाओ और सोचो हमारे अलावा कौन इतना स्ट्रॉन्ग इनफ होगा कि अपने आप से ही बीस्ट गॉड को निपटाने के लिए निकल पड़े। अब तभी यहाँ पे जियो ना बिल्कुल शॉक्ड सी हो चुकी थी। तभी उसके पास वो आता है और कहने लगता है कि क्या लगता है कि तभी इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता यहाँ पे वो उसे रोक देती है और आगे सामने की ओर बढ़ने लगती है और जो नजारा वो देखती है वो कम्प्लीटली स्पीचलेस हो चुकी थी। यहाँ पे इन्हें वही बंदा नजर आता है जिसे की घोस्ट सेक्ट के लोगों ने निपटा दिया था और यहाँ पे जो स्पेल का यूज किया गया था ना असल में उसी के कल्टीवेशन पैथ से बिलोंग करता है, यानी कि उसे किसी ने उसी के स्पेल्स के जरिए से मार दिया था। और ये चीज यहाँ पे ये चारों दूर से देखकर समझ चुके थे। अब सभी लोग शॉक तो थे लेकिन जियो के दिमाग में और दिल में सबसे पहला ख्याल ज़ाओफेन का आता है। जैसे उसका ख्याल उसके
उसके दिल में आता है ना, उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं और वो कहने लगती है कि क्या वो सच में यहाँ होगा, अगर हाँ तो मुझे चेक करना ही होगा। अब ये कहते साथ ही वो इमीडिएटली यहाँ से निकल जाती है। उसे जाता हुआ देखकर सीनियर ब्रदर कहने लगता है कि जूनियर सिस्टर प्लीज जरा रुको, लेकिन जियो यहाँ पे किसी की बात नहीं सुनती और फुल स्पीड से आगे की ओर बढ़ चुकी थी। अब उसे देखकर सारे लोग उसका पीछा करने लगते हैं। वही दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी डिमोनिक केव के अंदर ज़ाओफेन और मिस जिन को दिखाया जाता है, जहाँ पर चारों तरफ से जो ब्लड फॉग था ना, ये लोग उससे घिर चुके थे और धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे थे। सडनली ज़ाओफेन रुक जाता है। उसके रुकते साथ ही पीछे से मिस जिन उससे टकरा जाती है और कहीं ना वो डर भी जाती है और कहने लगती है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ दिखा है क्या? जिस पर ज़ाओफेन उसके तरफ मुड़ता है और कहने लगता है कि तुम्हारी जो सांसें हैं ये कुछ अलग तरीके से चल रही हैं, सब ठीक है ना, डर वर तो नहीं लग रहा? ये कहते हुए वो आगे बढ़ जाता है। अब यहाँ पे जिन समझ जाती है कि ज़ाओफेन ने उसके पैनिक का पता लगा लिया है। अब चलते चलते अचानक से ज़ाओफेन कुछ नोटिस करता है और जिसके चलते वो इमीडिएटली हवा में जंप करते हुए यहाँ से मिस जिन के साथ एस्केप कर जाता है। दोनों काफी दूर पे जाके लैंड करते हैं और यहाँ हमला जो था वो काफी ज्यादा सरप्राइजिंग वे में हुआ था, जिसके चलते दोनों इमीडिएटली डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं और तभी इन्हें दो बड़ी बड़ी आंखें नजर आती है। ज़ाओफेन यहाँ पे अपनी थंडर पावर को गैदर करते हुए राइचस पाइप की कुछ कल्टीवेशन मेथड का यूज करते हुए सीधा उसके ऊपर हमला कर देता है। अब यहाँ पे हम देख पाते हैं कि ये एक बर्ड बीस्ट था जो कि सीधा इनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन शाओ हुई जाते साथ ही उससे टकरा जाता है और यहाँ पे शाओ हुई भी अपने बीस्ट फॉर्म को अनलॉक कर चुका था। अब यहाँ पे वो जो बर्ड थी वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है, लेकिन वो अपने मुंह से फायर अटैक करती है सीधा शाओ हुई की तरफ, लेकिन उसका जो थर्ड आई था ना शाओ हुई का, वो यहाँ पे ग्लो करता है और जिसके बाद वो बिल्कुल पागल सा हो जाता है और उसके ऊपर टूट पड़ता है। अब यहाँ पे शाओ हुई इसकी इतनी बुरी तरीके से बैंड बजा देता है कि लिटरली इसके दोनों विंग्स को वो तोड़ चुका था और तभी नॉर्मल फॉर्म में आते हुए उसका खेल खत्म कर देता है। यहाँ पे ज़ाओफेन उसकी तारीफ करता है और कहने लगता है कि चिंता मत करो, यहाँ से जब हम बाहर निकलेंगे तो मैं तुम्हें कुछ ना कुछ अच्छी चीज बाई करके दूंगा। अब यहाँ पे वो जैसे ही पानी पीने जाता है ना, तो यहाँ पे वो जार पूरी तरीके से खाली था, तो वो गुस्से से उस बोतल को पटक देता है। अब यहाँ पे मिस जिन ये देखकर हंसती है और चलते चलते उस बोतल के ऊपर पैर रख देती है, जो देखकर भाई शाओ हुई उसके पास जाता है और इशारे से कहने लगता है कि आखिर तुम ये कर क्या रही हो? जिसपे वो कहने लगती है कि तुम ही वो पागल बंदर हो जिसने कि इसे फेंक दिया था और अब तुम मुझ पे भड़क रहे हो। जिसपे वो उसे मुंह चढ़ा देता है और यहाँ से उस बोतल को लेकर भाग जाता है। अब तभी ये लोग चलते चलते आगे बढ़ते हैं कि शाओ हुई को कुछ फील होता है और तभी हम देख पाते हैं कि तीन काफी खतरनाक फियर्स बीस्ट इनके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन ज़ाओफेन अपना बल्ला उठाता है और भाई इनकी बहुत बुरी तरीके से वाट लगा के रख देता है। अब यहाँ पे इन लोगों को इतनी बुरी तरीके से पिटता हुआ देखकर जो मिस जिन थी ना, वो मन में कहने लगती है कि इतने खतरनाक डिमोनिक बीस्ट भी इसे कुछ सेकंड के लिए भी रोक नहीं पा रहे, आखिर ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, न जाने इसकी कल्टीवेशन पहले से और कितनी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी होगी। अब तभी यहाँ पर हम केव के बाहर उसी बंदे को देख पाते हैं जिसने कि मास्क पहना हुआ था और वही यहाँ पर बाकी जो लोग इस ओर आ रहे थे ना, उन्हें सेंस कर लेता है। हे उसे कहने लगता है कि जरा देखो, आजकल तो यहाँ पर वही लोगों की कुछ ज्यादा ही भीड़ हो चुकी है और लगता है कि ये सभी लोग उसे इंसान की तलाश में आए हैं जो कि इस वक्त अंदर मौजूद है। अब तभी यहाँ पे जो जियो थी ना, वो सीधा उस स्टैचू की तरफ जाने लगती है। तभी पीछे से सीनियर ब्रदर उससे कहने लगता है कि जूनियर सिस्टर ली, क्या मेरी आवाज सुन पा रही हो? अब ये सुनते साथ ही जियो पलटती है और तभी वो कहने लगता है कि क्या हो गया था, मैंने इतनी बार आवाज दी, ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी आवाज कानों तक पहुंच ही नहीं रही हो। जिस पे वो कहने लगती है कि मैं अब सबको लीड करूंगी। ये सुनकर सब हैरान थे। वो कहने लगती है कि हाँ, मैं आगे बढ़ूंगी और बाकी सब पीछे रहेंगे। सीनियर ब्रदर ज़ेंग आप पीछे रहोगे, मैं आगे रहूंगे और बीच में फेंगशन वैली के ये दोनों लोग। और उम्मीद करती हूँ कि सीनियर ब्रदर ली आप भी हमारे साथ कोऑपरेट करोगे। मैं चाहती हूँ कि हम लोग चारों ओर नजर रखें, मैं और सीनियर ब्रदर ज़ेंग हम आगे और पीछे नजर रखेंगे, आप दोनों दाएं और बाएं नजर रखिएगा। जिस पे ब्रदर ज़ेंग उसकी तारीफ करता है, कहने लगता है कि मानना पड़ेगा, बात में तो दम है, तो चलो फिर एग्जैक्टली ऐसा ही करते हैं। जिसके बाद सभी लोग मान जाते हैं और एक साथ केव के अंदर जाने लगते हैं जहाँ जियो आगे थी। अब इन लोगों के जाते साथ ही वापस से वो जो मास्टरमाइंड शमन था वो आ जाता है और उसके आते साथ ही यहाँ पे वापस से वो जो फियर स्प्रिट थी यानी कि हे हु, वो भी आ चुका था। वो कहने लगता है कि ये सारे लोग तो सेंट्रल प्लेन्स के लोग हैं और जैसा कि इनके बारे में एक बात मशहूर है कि ये लोग एक दूसरे के खिलाफ प्लानिंग करना कभी भी नहीं छोड़ते। तभी यहाँ पे वो जो मास्टरमाइंड शमन था वो कहने लगता है कि हाँ, ह्यूमन नेचर होती ऐसी चीज है, अब जरा तुम्हें और मुझे, इवन कि हमारी मास्टर को ही देख लो, हम तीनों भी सेम थे, क्यों है ना? अब ये सुनकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। जिस पे वो कहने लगता है कि अरे बिग ब्रदर, इतना ज्यादा गुस्सा मत कीजिए, अगर तब मास्टर ने ऐसे सीक्रेट मेथड्स का यूज ना किया होता हमारे अगेंस्ट, तो जरा सोचो इस अनडाइंग मॉन्स्टर को आखिर कौन सी चीज उससे जोड़े रखती। अगर उस वक्त उन्होंने वो चाल चली ना होती तो इस मॉन्स्टर को इस एंशिएंट केव के अंदर इतने सालों तक आखिर कौन सी चीज सील करके रखती। जिस पे वो चिल्लाते हुए कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, अगर तुम सीक्रेटली उस 5 ट्राइबल सैक्रेड आर्टिफैक्ट को ऐसे रिकवर ना करते ना, तो आज जो कुछ भी हो रहा है ये कभी नहीं होता, वो मॉन्स्टर कभी भी जिंदा नहीं हो पाता और जो साउथर्न बॉर्डर के लोगों के साथ आज हो रहा है ये कभी भी ना होता। इतने सारे लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं सिर्फ तुम्हारी उस गलती की वजह से। ये कहते हुए वो अपने वेपन को बाहर निकालता है, जिस पे वो बंदा कहने लगता है कि बड़े भाई, लगता है कि तुम समझे नहीं, ये सब कुछ मैंने किसके लिए किया? हाँ, मैंने बस मास्टर के लिए किया है, क्योंकि वो यही चाहती थी। ये सुनकर वो कहने लगता है कि क्या, आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो? जिस पे वो कहने लगता है कि हाँ, इमॉर्टैलिटी के रास्ते पे चलकर वो इस हद तक आगे बढ़ गई कि उन्होंने एक ऐसे बीस्ट को क्रिएट किया जो कि हमारे लिए
लिए एक बहुत बड़ी क्लैमिटी बन के आया, लेकिन जब बात जिम्मेदारी उठाने की आई तो मुझे और आपको आगे कर दिया गया और सारा का सारा इल्जाम हमारे मत्थे चढ़ गया। तो रही बात मास्टर की, तो लोगों की जान बचाने के लिए उन्होंने खुद को सेक्रीफाइस किया, क्यों है ना। लेकिन आपको नहीं पता कि जब वो मर रही थी तो मरते वक्त उनकी बस दो ही इच्छाएं थी। पहला ये कि जो बीस्ट गॉड से प्रॉमिस उन्होंने किया है उसे हमेशा बरकरार रखा जाए। वो हमेशा अपने वादे को पूरा करना चाहती थी, और जो कि मैं भी चाहता हूँ, और इसके लिए अगर मुझे हजारों सालों तक बदनामी के साथ जीना पड़े ना तो भी मैं जीऊंगा। मैं उनकी इस इच्छा को तो हर हाल में पूरा करूंगा। और रही बात उनकी दूसरी इच्छा की, तो वो ये था कि वो इस पूरी दुनिया से बीस्ट गॉड का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा करना चाहती थी। इसी के साथ केव के अंदर का सीन बदल चुका था, जहाँ पे मिस जिन पीछे की ओर हटने लगती है और यहाँ पे ज़ाओ फैन भी आगे की ओर सेंस करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आता। अब तभी यहाँ पे ज़ियो का ग्रुप भी पीछे से अंदर की ओर आ जाता है। आते साथ ही यहाँ पर इन्हें काफी सारे जो डेमोनिक बीस्ट थे ना उनकी बॉडीज नजर आती है, और ज़ियो समझ आती है कि वो आगे ही है। जिसके बाद वो उड़ते हुए तेजी से आगे की ओर जाने लगती है। रास्ते में यहाँ पर उसके तरफ कुछ अटैक आ रहे थे, तो वो यहाँ पर काउंटर अटैक करती है अपने स्वॉर्ड के जरिए से। अब एक स्लैश अटैक उनकी ओर बढ़ चलता है। वहीं दूसरी तरफ काफी कलर के पिंक कलर के स्लैश अटैक ज़ाओ फैन की तरफ हो चुका था, और ज़ाओ फैन उसे एक अटैक से ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और गाइस, ये पिंक स्लैश अटैक किसके हैं ये तो तुम समझ ही गए होगे। अब शाओमी आगे मौजूद है, और देखने वाली बात ये होगी कि आखिर जब ये तीन एक दूसरे से एनकाउंटर करेंगे तो आगे स्टोरी में क्या ट्विस्ट आने वाला है। सो गाइस, वीडियो तुम्हें कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, मेरे गले में बस थोड़ा इशू है और तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि जैसा प्यार तुम मुझे पहले देते आए हो वैसा ही इसमें भी देते रहोगे। तो मिलते हूँ मैं तुमसे अगेंस्ट द गॉड की स्टोरी के साथ, तब तक के लिए टाटा।